तो आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प डेटा का विश्लेषण करने वाले हैं। मतलब यॉर्कशायर के एक घर में परिवार अपना हीटिंग बिल देखकर परेशान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बिजली बचाने के लिए बाकायदा स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हाँ, और सतह पर देखें तो ये दो अलग अलग घटनाएं लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन इनकी जड़ एक है, मध्य पूर्व का मौजूदा संघर्ष। आज हमारे पास जो रिपोर्ट है जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी, हम उसके जरिए ये डिकोड कर रहे हैं कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां की उथल-पुथल दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे पलट रही है। सही कहा। और इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एक बात तो साफ है कि ये कोई असामान्य तेल संकट नहीं है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है। हाँ, वो तो पूरी दुनिया की एक तरह से मुख्य नस है। बिल्कुल। तो जब वहाँ के बुनियादी ढांचे पर मिसाइलें गिरती हैं ना, तो कतर और सऊदी अरेबिया जैसे जो बड़े उत्पादक हैं वो सीधे निशाने पर आ जाते हैं और इसका असर हम सब महसूस करते हैं। पर बात सिर्फ खाड़ी देशों की नहीं है ना। मुझे यहाँ रिपोर्ट में एक बड़ा विरोधाभास दिखा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो अमेरिका पैसा बनाता है। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है। तो अगर ऐसा है तो अमेरिका को तो इस स्थिति में विजेता होना चाहिए ना। मतलब ये तो कुछ वैसा ही हुआ कि आपके एक साइड बिजनेस में अचानक भारी मुनाफा होने लगे, लेकिन आपके घर का राशन और बिजली का बिल दुगना हो जाए। वो एनालॉजी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। मैं ये कहूंगी कि अमेरिकी तेल कंपनियां भले ही अरबों का अतिरिक्त मुनाफा छाप लें, पर प्रति व्यक्ति खपत के मामले में अमेरिकी नागरिक दुनिया में सबसे आगे हैं। हाँ, तो आम इंसान तो पिस ही रहा है। बिल्कुल। सर्दियों में घरों को गर्म रखने से लेकर रोजमर्रा की ड्राइविंग तक आम इंसान इस महंगाई की मार झेल रहा है और उत्पादन के स्तर पर भी झटके लग रहे हैं। जैसे वो एक्सॉन मोबिल वाला केस। हाँ, ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एक्सॉन मोबिल का कतर के रास लफान में जो प्रोजेक्ट है वो ईरानी मिसाइल हमलों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, तो उत्पादन भी घट रहा है। तो मतलब खपत का खर्च बढ़ रहा है और उत्पादन घट रहा है। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। और इसी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरकास्टर है ना, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, उसने एक बड़ी गंभीर चेतावनी दी है। उनके अनुसार अगर तेल की कीमतें $140 प्रति बैरल तक पहुंचकर टिक गईं, तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था सिकुड़ सकती है। बाप रे। और यूरोप का क्या हाल है? यूके और यूरोप के लिए तो महंगाई में सीधे 0.5% की वृद्धि का खतरा मंडरा रहा है। तो अगर अमेरिका और यूरोप इतना संघर्ष कर रहे हैं और खाड़ी देश मिसाइलों से जूझ रहे हैं, तो इस सप्लाई के खालीपन को भर कौन रहा है? मतलब नॉर्वे और कनाडा जैसे देश आगे आ रहे हैं, ये तो समझ आता है। हाँ, वो तो है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा आहा मोमेंट तब आया है जब मैंने विजेताओं की लिस्ट में रूस का नाम देखा। मतलब रूस इस सब में कैसे फायदा उठा रहा है? ये भू राजनीति का एक बड़ा अजीब खेल है। देखो, पश्चिमी देशों ने वैश्विक सप्लाई चेन को आसान बनाने और तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के इरादे से कुछ नियमों में ढील दी थी। अच्छा, ताकि दुनिया ऊर्जा संकट से बच सके। हाँ, मकसद तो वही था। लेकिन इस ढील का सीधा मैकेनिज्म ये रहा कि रूस को अपने तेल को नए बाजारों में धकेलने का खुला रास्ता मिल गया। मतलब तेल की कमी दूर करने के चक्कर में मास्को की तिजोरी भर गई। बिना किसी शक के। और अगर हम डेटा देखें तो भारत को होने वाली रूस की तेल बिक्री में 50% का भारी उछाल आया है। 50%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और इस एक बदलाव की वजह से मार्च के अंत तक रूस $5 बिलियन की अतिरिक्त कमाई कर सकता है। और सिर्फ तेल ही नहीं, ऊर्जा के विकल्प के तौर पर कोयले की मांग भी अचानक बढ़ गई है। ओहो, तो इंडोनेशिया भी फायदे में है। एकदम सही। इंडोनेशिया जैसे कोयला निर्यातक देश इस समय बड़े विजेताओं के रूप में उभरे हैं। इन सब के बीच मुझे एशिया की स्थिति सबसे ज्यादा फंसाने वाली लग रही है। मतलब ये महाद्वीप अपनी जरूरत का 59% तेल मध्य पूर्व से आयात करता है। हाँ, एशिया की निर्भरता बहुत ज्यादा है। लेकिन रिपोर्ट पढ़ने पर मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ ईंधन की कमी तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर हमारे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स पर पड़ने वाला है। क्योंकि मॉडर्न तकनीक और ऊर्जा का अटूट रिश्ता है। दक्षिण कोरिया का ही उदाहरण लेते हैं। वो दुनिया के आधे से ज्यादा मेमोरी चिप्स बनाता है। और चिप मैन्युफैक्चरिंग कोई साधारण काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। फैक्ट्रियों को एक समान तापमान पर रखने और सिलिकॉन को प्रोसेस करने के लिए 2400 घंटे भारी मात्रा में निर्बाध बिजली चाहिए होती है। अब चूंकि दक्षिण कोरिया अपनी 70% ऊर्जा मध्य पूर्व से लेता है, तो वहां चिप निर्माण पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। तकनीक तो फिर भी दूर की बात है, कुछ देशों में तो आम जीवन ही थम गया है। हाँ, श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति देखिए। धन की राशनिंग शुरू हो गई है।
ईंधन बचाने के लिए 4 दिन का वर्किंग वीक लागू किया जा रहा है। लेकिन इसी एशिया में चीन और भारत इस झटके से बचे हुए कैसे हैं? इसका मुख्य कारण उनकी लंबी अवधि की प्लानिंग है। भारत और चीन ने अपने सुरक्षित ऊर्जा भंडार यानी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं उनको पहले ही मजबूत कर लिया था। और कूटनीति भी तो है ना? हाँ बिल्कुल, उनकी कूटनीति जैसे रूस से सस्ता तेल खरीदना उन्हें इस वैश्विक झटके को सोखने की काफी क्षमता दे रही है। तो इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद जो सुनने वाले हैं उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये संकट सिर्फ पेट्रोल पंप की कीमतों का नहीं है। मतलब शिपिंग के कंटेनर से लेकर खेती के फर्टिलाइजर तक हर चीज़ की लागत बढ़ रही है। सही कहा, पश्चिमी देशों की ऊर्जा दक्षता ने उन्हें थोड़ा सहारा जरूर दिया है, लेकिन जब तक हॉर्मोज जलडमरू मध्य में तनाव रहेगा, ये महंगाई पूरी दुनिया को परेशान करती रहेगी। तो जाते जाते बस एक विचार है सोचने के लिए। अगर ऊर्जा पर निर्भरता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह घुटनों पर ला सकती है, तो क्या भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी केवल पर्यावरण बचाने का नारा नहीं, बल्कि देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का सबसे बड़ा और शायद एकमात्र हथियार बन जाएगी?